असल में उसका नाम रहमान डकैत तो है ही नहीं, उसका असल नाम है अब्दुल रहमान बलोच। चौधरी साहब की अपनी एक तबीयत थी, उनका अपना एक अंदाज था काम करने का। तो मेरा और उनका एक भाइयों वाला या एक रिस्पेक्ट का रिश्ता ज़रूर कायम रहा है हमेशा, लेकिन मेरा और उनका काम करने दोनों का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। इलेक्शन हो जाते हैं, रहमान डकैत को जो है उसको सरपरस्ती मिल जाती है, दोबारा सिलसिला शुरू हो जाता है, कुछ फ़वाइद उठाए जाते हैं फिर सियासी जमात के असर रसूख की वजह से। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा से भारतीय हवासों पर छाया हुआ है और इसका इज़हार कभी फिल्मों की सूरत में तो कभी कहानी के पर्दों पर किया जाता रहा है। हालिया दिनों में लियारी गैंगस्टर पर बनाई गई एक भारतीय फिल्म में भी इसका इज़हार खुल के किया गया है, जिसमें ना सिर्फ तारीख को मस्क किया गया है बल्कि पाकिस्तान के एक हसास बाब को सनसनी, झूठ और प्रोपेगेंडे में भी लपेटा गया है। अगर किसी ने फिल्म देखी है और वो लियारी की तारीख को ज़रा सा भी जानता है तो वो यकीनी तौर पे अपना सर पीटता रह जाएगा कि ये तारीख के साथ हुआ क्या है, और अगर सर नहीं भी पीटेगा तो इन अहमकों पे हंसेगा ज़रूर कि क्या फिल्म बनाई है और इसमें तारीख के साथ इन्होंने क्या खिलवाड़ किया है। अगर लियारी की तारीख की बात की जाए तो इसमें यकीनी तौर पे कहीं पे भी वो कुछ नहीं हुआ जो कि इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म को देख के लगता यह है कि हालिया ही दौर में पाकिस्तान अफवाज की जानिब से मार्का हक में जो भारतीय अफवाज की फेंटी लगाई गई है, इसका दर्द अभी तक महसूस किया जा रहा है। और ना सिर्फ भारतीय फ़ौज बल्कि अब ये दर्द भारतीय फिल्म साजों तक भी पहुंच गया है, जिसका इजहार वो अपनी फिल्मों की सूरत में कर रहे हैं। खैर, आज ज़ख्मों पे नमक नहीं छिड़केंगे, आज बात करेंगे इस फिल्म की और लियारी के हवाले से कि लियारी में गैंगस्टर कैसे पनपते रहे, वहाँ पे पुलिस का क्या किरदार रहा, वहाँ पे असल जंग थी क्या, असल कहानी थी क्या, और इस कहानी के असल किरदार जिन्होंने ना सिर्फ लियारी में काम किया बल्कि लियारी की असल तारीख को भी जानते हैं। पुलिस एहलकार, पुलिस जवान, सहाफ़ी और ऐसे कई अहम किरदार जो कि लियारी के तारीख से वाबस्ता भी हैं और इससे कहीं ना कहीं जुड़े भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि लियारी असल है क्या। 97 से 2002 तक मेरा ऑफिस जो था वो लियारी में ही था। लियारी में मेरी पोस्टिंग नहीं थी, लेकिन मैं क्योंकि सिक्योरिटी सेल में रहा, उसके बाद एंटी टेररिस्ट विंग जो बना उसमें रहा, फिर सीआईडी जो बनी, तो ये पूरा एक लंबा अरसा है मेरा। तो मेरा तो बहुत क्लोज राउंड था, तो मुझे सारा उनके बारे में पता था कि वो किस तरह के मिलनसार हैं या लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं। यकीनन क्राइम तो था वहाँ पर, लेकिन इस तरह फोर्स के सामने कभी नहीं आया वो लोग। हमारे साथ डायरेक्ट कभी उन्होंने फाइटिंग की थी। तो छोटी मोटी जो आपको पता है टक तो चलती है, नहीं अमूमन छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो चलती थी ना। जहाँ इतना बड़ा जुर्म चल रहा हो, जुए सट्टे गड्ढे चल रहे हो, मुंशियात का पैसा आ रहा हो, भत्ता लिया जा रहा हो, उस वक्त ये सराउंडिंग में भत्ता नहीं लिया जाता था। उस वक्त ट्रांसपोर्ट और ये वो चीज़ें उनसे लेते थे अपने इलाके में। लेकिन ये जब गैंग वार हुई फिर तो पूरी कराची में भत्ता बांटा नहीं, फिर तो समझे पूरा माफिया बन गया था। वो अपने अपने इलाकों में मंशियात बेचा करते थे, मंशियात फरोशी से उसका आगाज़ हुआ है। मंशियात अपने अपने इलाकों में मंशियात बिकती थी, मंशियात बेचा करते थे। असल में जो खूनी तसादुम हुआ है वो 2002 के बाद से हुआ है। 2002 के बाद से जिस वक्त अब्दुल रहमान बलोच की गिरफ्तारी हुई, अरशद पप्पू के वालिद फैज़ मोहम्मद उर्फ मामा अपना उज़ैर के वालिद फैज़ू को ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज बनाया रहमान डकैत ने। तो अरशद पप्पू के वालिद जो है उन्होंने जो है वो उसके ऊपर आवाज़ उठाई, क्योंकि उससे पहले उनका अपना आदमी था, वो ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज था। वहाँ का जितना भी मुमय्यन तौर पे जो भत्ता वसूल किया जाता था ट्रांसपोर्टरों से, वो अरशद पप्पू के वालिद लिया करते थे। उसके बाद वो मामा फैज़ू ने लेना शुरू किया, उज़ैर बलोच के वालिद ने, रहमान डकैत के तवस्सुस से। तो उसके ऊपर जो है वो गैंग वार का स्टार्ट हुआ है। अब जब ये इंतकाल कर गए, मारे गए, तो उनकी औलाद की सही तरबियत नहीं हो सकी। और रहमान जो है, सरदार अब्दुल रहमान कहिए या खान भाई कहिए या रहमान डकैत कहिए, वो उन जराइम पेशा अनासिर का आलाकार होता चला गया। और एक वक्त ऐसा आया कि हाजी लालू के ग्रुप में जो सबसे फाल क्रिमिनल था, हाजी लालू के ग्रुप में, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हाजी लालू के ग्रुप में जो सबसे फाल क्रिमिनल था वो रहमान था, वो रहमान डकैत था। अच्छा, अभी वो रहमान बलोच था, रहमान डकैत नहीं बना था। फिर क्या हुआ कि हाजी लालू ने एक काम करवाया, किनसे? रहमान से। क्या काम करवाया? लियारी के एक मारूफ ट्रांसपोर्टर
अब मैं आपको समझाता हूँ कि आज जो लियारी के जो गैंग वॉर का सरबराह जैसे कहा जा रहा है, सरदार उज़ैर जान बलोच या सरदार उज़ैर, इसके वालिद थे, फैज़ मोहम्मद नाम था उनका, और वो ट्रांसपोर्टर थे। उनको हाजी लालू ने अगवा भी कराया, कत्ल भी कराया, अगवा भी कराया, कत्ल भी कराया। उस मुकदमे में 2 अफराद गिरफ्तार हुए, एक का नाम था रहमान, एक का नाम था यासिर अरफात। यासिर अरफात हाजी लालू का बेटा था। हाजी लालू ने कमाल किया, अपने बेटे की उस मुकदमे में जमानत कराई और रहमान को अस्पताल से फरार करवा दिया। एक ही मुकदमे में दोनों मुलजिम थे, अपने बेटे की जमानत कराई कानूनी तौर पर और रहमान को फरार करवा दिया। रहमान बड़ा मुजरिम होता चला गया। और उसके बाद जब रहमान को यह बात समझ में आई तो रहमान रिवर्ट हो गया, अपने ही टोले के खिलाफ खड़ा हो गया और इकबाल बाबू डकैत का टोला जो बचा हुआ था उसको जमा करके उसका सरदार हो गया। तो इकबाल बाबू डकैत का टोला मुनज़्ज़म करने वाला रहमान डकैत हो गया। ये तमाम गैंगस्टर्स मंशियात, इसके साथ साथ अगवा बराए तावान, इसके साथ टारगेट किलिंग और फिर उसके बाद आपस में ही दस्ती बम हमलों और दीगर ऐसे बम धमाकों में भी मुलव्विस पाए गए जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता था। इसी लियारी से कुछ ऐसी लाशें भी मिली जो कि आज तक शनाख्त भी नहीं हो सकी। कुछ ऐसे लोग कटी हुई हालत में मिले जो लियारी किसी दूसरे काम से गए थे या फिर वो लिसानी तौर पे किसी और तबके से या फिर किसी और जमात से ताल्लुक़ रखते थे। इसी गैंग वॉर के 2 ऐसे नाम भी हैं जो मारे तो गए, जिनकी वीडियोस भी लोगों ने देखी, लेकिन उनकी लाशें आज तक नहीं मिली। इनका नाम था अरशद पप्पू और उसका भाई यासिर अरफात। ये दोनों वो अफराद थे जिनको इन्हीं गैंग वॉर ने आपसी लड़ाई में मारा भी, इनके सर भी काटे गए, इनकी लाशों की तजलील भी की गई, उनकी बेहुरमती भी की गई और फिर उनको बताया ये जाता है कि नाली में बहा भी दिया गया। तो ये लियारी की एक यकीनी तौर पर एक स्याह बाब है। एक ऐसी लियारी दहशत की अलामत उस वक्त बना हुआ था कि जहाँ पे लोग जाने के लिए भी 100 बार सोचते थे कि यहाँ से गुजरा कैसा जाए, यहाँ पे जाया कैसा जाए। अच्छा, सबसे पहले जो है एक एंटी क्राइम टास्क फोर्स बनी थी जिसने पूरे कराची के लिए, खुसूसन लियारी के लिए में जो है वो गैंगवार के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया। जब लियारी में जो है वो जराइम के बढ़ते हुए वाक़यात देखें और वहाँ पर अरशद पप्पू ग्रुप और अब्दुर्रहमान बलोच और रहमान डकैत ग्रुप में जो है तसादुम और फिर वहाँ पर आए दिन कत्ल और गारतगरी को देखते हुए जो है वो उसको लियारी टास्क फोर्स के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया। उसमें उमर शाहिद हामिद जो इस वक्त DIG हैं, उनको जो है वहाँ का उसका सरबराह बनाया गया। उस फोर्स में जो है वो इरफान बहादुर भी थे, उस फोर्स में जो है वो चौधरी असलम भी थे, उस फोर्स में जो है राजा खालिद भी थे, उस फोर्स में अली रज़ा भी थे। इसी तरह बहुत सारे जो अहम पुलिस वाले जो अब इस दुनिया में शायद नहीं रहे हैं वो भी उस फोर्स में थे। उन्होंने जो है उसको ऑपरेशन का आगाज़ किया। ये इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे कि फिर कोई ना कोई तो फैसला करना ही था। तो आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से, सियासी मामलात में मुदाखलत की वजह से, लोगों को ब्लैकमेल करने की वजह से, बाकी लोगों को ब्लैकमेल करने की वजह से, तो ये बहुत ज़रूरी था कि इनको अब ख़त्म किया जाए। तो वो उसमें चौधरी साहब का भी किरदार है, रेंजर का भी किरदार है, पुलिस का बड़ा किरदार है, इसमें जवान भी शहीद हुए हैं हमारे। तो इसलिए अभी लियारी गैंग वार मेरे हिसाब से तो लियारी गैंग वार नहीं है। और आखिरी जो गैंग वार थोड़ी बहुत थी वो उज़ैर और बाबा लाडे के दरमियान थी। उनका पहले पैचअप था, बाद में इख्तलाफ हुआ, वो भी फारिग हुआ, उज़ैर जेल चला गया। तो अब पीछे कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम गैंग वार। लेकिन इंडिया की मूवी से जो मुझे एतराज़ सबसे बड़ा, उनका ज़ाहिर है अपना एक अंदाज़ है बनाने का मूवी। वो एक रहमान डकैत को वो एक ऐसा हीरो बना के पेश कर रहे हैं कि आने वाले नस्लों में से कोई बच्चा इससे अगर इंस्पायर्ड हो गया तो वो जो है ना वो भी फिर एक और रहमान डकैत हम पैदा करेंगे। अब ज़ाहिर है एक चार्म मिल रहा है ना, एक हो रहा है जिस तरह की मूवी में दिखाते हैं, जो है ना अनप्रैक्टिकल बातें दिखाते हैं जी, वो पाँव मारते हैं तो गाड़ियाँ उड़ जाती हैं, वो गोलियाँ मारते हैं तो पता नहीं क्या कुछ रहता है। तो इस इमेज को हम सबको मिल के बेहतर करना होगा। इस बेहतर करने से किसी दुश्मन को मौका नहीं मिलेगा कि वो हमारी इस तरह की इमेज को डेवलप कर सके। अब्दुर्रहमान गिरफ्तार हुए, कोयटा से गिरफ्तार हुए, चौधरी असलम के हाथों, जिसका असल नाम मोहम्मद असलम खान था, चौधरी असलम के हाथों गिरफ्तार हुए। और जब अभी उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई थी कि एक और वाक़या हो गया
चौधरी असलम और उसकी टीम ने सिंध का मारूफ डाकू माशूक बिरोही पुलिस मुकाबले में मारा गया। चौधरी असलम और उसकी टीम के हाथों। माशूक बिरोही उसका पेट नेम था, असल नाम उसका था नूर अहमद बिरोही। बहुत सारे लोगों ने, जो पीएसपी और रैंकर पुलिस ऑफिसरों के दरमियान एक मुखासमत थी, पुलिस में दो तरह के अफसर हैं, एक जो बराह रास्त सीएसएस करके आते हैं और एक जो तरक्की पाके अफसर बनते हैं। असलम एएसआई भर्ती होके एसपी के ओहदे तक पहुंचा था। तो जो सीएसएस के अफसरान, सारे अफसरान बुरे नहीं होते, जो सीएसएस वाले थे उनकी सुबकी हुई और उन्होंने क्या किया कि नूर अहमद बिरोही के कत्ल को मासूम फर्द का कत्ल करार दिया और उस कत्ल के इल्ज़ाम में असलम और उसकी टीम को जेल जाना पड़ा। जब असलम और उसकी टीम जेल गई तो रहमान फरार हो गए। रहमान डकैत कुछ अर्सा जो है वो बलूचिस्तान में रहे। बलूचिस्तान में रहने के बाद वो वापस लियारी में आए और उन्होंने जो है वो रहमान डकैत ने अपना गैंग दोबारा मुनज़्ज़म करना शुरू किया। फिर उसके बाद सियासी जमात उसको हाईजैक कर लेती है, उस अमन कमेटी को। उसके बाद वो पीपल्स अमन कमेटी के नाम से वो अमन कमेटी हो जाती है। इलेक्शन हो जाते हैं, रहमान डकैत को जो है उसको सरपरस्ती मिल जाती है और वहाँ पर जो है वो दोबारा सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ फ़वाइद उठाए जाते हैं सियासी जमात के असर रसूख की वजह से। उसके बाद जो है ये समझ लें कि दोबारा चौधरी असलम वापस आते हैं। इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा कत्ल गारतगरी बढ़ जाती है वहाँ पर, अरशद पप्पू गुरु की और उसकी रहमान डकैत की। उसके बाद जो है वो दोबारा एक भरपूर ऑपरेशन शुरू होता है जिसमें बहुत से पुलिस वाले भी जो है वो कत्ल हो जाते हैं, जबकि जो है वो ये भी जो है अरशद पप्पू के और लियारी गैंगवार के लोग भी जो है मारे जाते हैं। तो ये गैंगस्टर एक वक्त में इतने ताकतवर भी थे कि इनकी मर्ज़ी के बगैर ना वहाँ पे कोई दूसरा गैंग पहुँच सकता था, ना ही कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पे जाने की जुर्रत कर पाते थे, क्योंकि ये थे ही उज़ैर जान बलोच के या फिर इन गैंगस्टर्स के। भारतीय फिल्म में सिंध पुलिस के शहीद हीरो चौधरी असलम के लिए भी शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो ये जाहिर करता है ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सोचा समझा बयानिया है। पुलिस का जो किरदार है, जिस वक्त तक लियारी गैंगवार नहीं थी तो पुलिस की आशीर्वाद से सारा काम हो रहा था, लेकिन जब रहमान ने होल्ड कर लिया इलाके में तो फिर पुलिस की कमज़ोरी सामने आ गई। पुलिस उनसे लड़ नहीं सकती थी। पुलिस ने उनको खुद यानी पीछे हटी तो उनको स्पेस मिला ना, गलियों में उन्होंने हर जगह कंट्रोल किया, रोड सड़कें। अब होता था अगर आप यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ तो वो फाइट करते, लेकिन दूसरी साइड पे वो आम पब्लिक के ऊपर घोड़े पे टांगे पे जो लोग जा रहे हैं उनको पे फायरिंग करते थे। पुलिस प्रेशर में आके हट जाती थी पीछे। तो फिर जो लोकल पुलिस वाले थे उनमें कुछ लोग मिले हुए भी थे, जिस तरह रहमान को जब कस्टडी से भगवाया था बाबर के घर से, तो उसमें भी लड़के इन्वॉल्व थे हमारे। तो जहाँ तक सियासी बात है तो यकीनन इसमें सियासी गलतियाँ हुई हैं, जिसकी बुनियाद पे ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो गए, फिर उन्हीं के गले का हार बन गए, फिर उन्हीं को इनको हटाने के लिए फैसला करना पड़ा। तो सियासी आशीर्वाद तो बिल्कुल थी इनके ऊपर। और फिर आप देखें ना, जब उज़ैर के ज़माने में जब उनको सपोर्ट मिली तो पूरी कराची के अंदर हमें पहले नहीं पता था बलोच आबादियाँ कहाँ कहाँ पर है। तमाम बलोच आबादियाँ जो थी ना वो नजर आने लगी और उनका दूसरे लोगों से, यानी हमने ये देखा जो पैंट शर्ट पहन के इनके इलाके में वो मारा गया और कोई गधा गाड़ी पे लड़का उधर गया तो उधर से मारा गया। तो ये कराची में जो टारगेट किलिंग होती है उसमें एक होती है पॉलिटिकल टारगेट किलिंग, वो पॉलिटिकल से एथनिक में कन्वर्ट होती है। पॉलिटिकल मसलन पीपल्स पार्टी और एमक्यू में झगड़ा हुआ तो वो बलोच और उर्दू स्पीकिंग का बन गया, लेकिन वो पार्टी से हट के फिर एक झगड़ा ऐसा शुरू हो गया कि जो महाजर बलोच का शुरू हो गया। इसी तरह ANP से झगड़ा हुआ तो वो सियासी हट गया, पठान महाजर का पटा हो गया। इसी तरह कराची की मुख्तलिफ डायनामिक से। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि टारगेट किलिंग बहुत अरसे से हमारे यहाँ नहीं है, किसी भी मतलब एथनिक के हवाले से या पॉलिटिकल के हवाले से। चौधरी साहब की अपनी एक तबीयत थी, उनका अपना एक अंदाज था काम करने का। तो मेरा और उनका एक भाइयों वाला या एक रिस्पेक्ट का रिश्ता ज़रूर कायम रहा है हमेशा, लेकिन मेरा और उनका काम करने दोनों का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो अपने अंदाज में काम करते थे, मेरा एक अपना अंदाज था। ज़ाहिर है जब मेरा अंदाज और उनका अंदाज अलग अलग था तो एक रिश्ता तो कायम था, लेकिन हमने कभी एक दूसरे के काम में मुदाखलत भी नहीं की। तो वो जो उनका पैटर्न था उसी पे वो काम करते, लेकिन मूवी में जो कैरेक्टर उनका बनाया गया है या बताने की कोशिश की, बेसिकली पाकिस्तान को टारगेट किया है, पार्टी को टारगेट किया है और एक क्रिमिनल को हीरो बनाने की कोशिश की गई है। तो मैं समझता हूँ इस इमेज को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, चाहे वो लियारी के हवाले से हो या हमारे इदारों के हवाले से या पीपल्स पार्टी या जो भी चौधरी साहब के हवाले से बनाया। तो मैं उसको समझता हूँ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने की। लेकिन उसमें हक़ाइक़ पर तो मबनी कोई चीज़ नहीं है। उसमें तो खुद साख्ता उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के जो अखबारात पढ़ के और टीवी पे ख़बरें देखने के बाद जो है वो उन्होंने एक फ़िल्म को
की शक्ल में लेकर आ गए। उन्होंने ना वो किरदार सही तौर पे दिखाए हैं। असल में उसका नाम रहमान डकैत तो है ही नहीं। रहमान डकैत खुद अपना तारुफ करा रहा है कि मैं रहमान डकैत हूँ। ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई आदमी अपने को आपको डकैत कह दे? उसका असल नाम है अब्दुल रहमान बलोच। उर्फियत में उसको रहमान डकैत, उसके ऊपर डकैती का एक भी मुकदमा नहीं है। कत्ल, इक़दाम कत्ल, बम धमाकों समेत दीगर मुकदमात तो उसके पास ज़रूर हैं, लेकिन उसके ऊपर डकैती का कोई मुकदमा भी नहीं है। लियारी का एक सयाबाब ज़रूर है जो अब तारीख का हिस्सा बन चुका है, लेकिन मादी से लेकर आज तक लियारी का एक दूसरा रुख भी है, जिसमें खेलों के मैदान आबाद थे, जिसमें फ़ुटबॉल के मैदान आबाद थे, जिसमें बॉक्सर्स भी लियारी से सामने आते रहे और वो ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करते रहे, बल्कि फ़ुटबॉलर्स के साथ साथ वही बॉक्सर और अब रैपर्स भी पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं और आर्ट्स और कल्चर को प्रमोट भी कर रहे हैं। लियारी के अंदर गैंग वार हो रही होती थी, लियारी में जाना मुश्किल होता था, लेकिन फुटबॉल का मैच हो रहा होता था और बीइंग ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर हम लोगों को जब कवर करने जाना होता तो बड़ी मुश्किलात का सामना होता था। लेकिन वही लोग कहते थे कि नहीं, जब फुटबॉल का मैच हो रहा है ना तो आप आए। और कई बार ऐसा हुआ है कि फुटबॉल का मैच कवर करने, चूंकि रात में हो रहा है, हमें वो लेके गए और वह हमने कवर किया। मतलब उनकी कोशिश और ख्वाहिश होती थी कि एक अगर वहां पे गैंग वार भी चल रही है, सब चल रहा है, तो उसके बाद वहां पर जनाब वो फुटबॉल के मुकाबले भी हो रहे हैं, वहां पे बॉक्सिंग के टूर्नामेंट भी हो रहे हैं। फुटबॉल वो नहीं छोड़ते किसी उसमें। मतलब लियारी के अंदर हालात खराब थे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि ककरी ग्राउंड में वो प्रैक्टिस हो रही होती थी। बॉक्सर जो है वहां पे बॉक्सिंग करने आ रहे होते थे। अब उनकी कोशिश और ख्वाहिश होती थी कि मीडिया उसको कवर करना है, तो हमने भी उस जमाने में बड़े मुश्किलात हालात के अंदर हमने जाके वहां पे कवर भी किया, लेकिन वो सिलसिला जारी रहता था। फिर ये था कि लोग बेचारे, अब जो फुटबॉलर थे और उनमें से बहुत पढ़े लिखे फुटबॉलर थे जो पाकिस्तान की नेशनल टीम में रहे, जिनमें से कुछ बड़े अच्छे इदारों में रहे, उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने बाहर जाके लीग खेली फुटबॉल की, तो बड़े नामी गिरामी लोग थे और बॉक्सर्स थे बहुत ज्यादा। और अगर आप प्री पार्टीशन से बात करें तो कलकत्ता और जो बॉम्बे जो होती थी इंडिया के अंदर, राज कपूर, दिलीप कुमार, ये पाकिस्तानी बलोच फुटबॉलर्स के बड़े फैन थे उस जमाने में। मुझे किसी ने बताया कि जिस जमाने में होता था, ये लियारी के जो फुटबॉलर्स थे, इनके जो ढाका, मोहम्मदन और जो बड़े फुटबॉल क्लब थे उस जमाने में 1,000, 2,000 रुपए के इनके कॉन्ट्रैक्ट थे, जिस जमाने में यहाँ किसी को 100 रुपया नहीं मिलता था। और ये पॉपुलर थे क्लब लेवल में। मतलब इंडिया के जो अदाकार लेजेंड थे जो फुटबॉल से मोहब्बत करते थे, वो इनके मैचेस देखने जाते थे जब ये बॉम्बे के अंदर खेलने जाते थे। तो ये सिलसिला रहा है। पहले स्पोर्ट देखें, अगर जमूत कभी कभार थोड़ा बहुत आया होगा, लेकिन इन हालात के बाद वो जो पैरेलल एक स्पोर्ट्स की सरगर्मियां थी वो हमेशा से जारी रही हैं और वो अभी तक जारी हैं। आज का लियारी तो बड़ा पुरसुकून है, लोग जाते हैं, खेलते हैं और बड़े कुछ मल्टीनेशनल इदारे भी गए, बड़े अच्छे स्कूल गए जिन्होंने बड़े अच्छे जिम्नाजियम बनाए, हम गए वहां पर और आपको लगता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां से बच्चियां निकलकर फुटबॉल खेलने क्लिफ्टन तक आती हैं, वो बाकायदा बुर्का पहनती हैं, सब कुछ पहनती हैं, बॉक्सिंग करती हैं। वहां पर इस वक्त 2 क्लब तो मैं जानता हूं जिनमें कि बाकायदा वुमेन बॉक्सर्स हैं, बच्चियां, और 8 साल 9 साल की उनको ट्रेनिंग के लिए आते हैं। बड़ी बात है। हम अगर शहर के दूसरे इलाकों में देखें तो शायद घर वाले जो है वो पेरेंट्स से अपनी बच्चों को बॉक्सिंग के लिए नहीं भेजेंगे, लेकिन मैं सलाम करता हूं कि लियारी के जो पेरेंट्स हैं वो खेलों की अहमियत को समझते हैं। लियारी की बच्चियां फुटबॉल भी खेलती हैं, लियारी की बच्चियां बॉक्सिंग भी लड़ती हैं, सिंगर हैं। उसके बाद उनका बड़ा ट्रेडिशन है, बड़ा वो आजकल जो मकबूल गुलूकार है, सबने ही सुना है उसका जो है किनाकारी, वो मैं तो इतना ज्यादा जरा गुलूकारी ना देखे ना, उसको आवाज निकला, टैलेंट है, टैलेंट हर उसमें। पता नहीं अल्लाह ताला ने उस मखलूक में लियारी वालों को क्या, मैं समझता हूँ कि कराची को लियारी के ऊपर नाज होना चाहिए। जो लियारी की जो मुस्बित सरगर्मी है, लियारी का जो टैलेंट है, लियारी के जो बच्चे बॉक्सर खिलाड़ी हैं, सब पर कराची वालों के मैं समझता हूँ वो सर का ताज है। उन्होंने खेलों के मैदान में बहुत कराची का नाम रोशन किया है और असल वो कराची वाले हैं कि जो खेलते भी हैं, इन हालात में, मुश्किलात में उन्होंने नाम जिंदा रखा। भारतीय फिल्म में लियारी को संधेरे में कैद दिखाया गया है, जिससे वो अब आज़ाद हो चुका है। सवाल ये नहीं है कि लियारी में क्या हुआ था, सवाल ये है कि आज भी पाकिस्तान की कहानियाँ भारतीयों को क्यों परेशान करती हैं। शायद इसलिए कि पाकिस्तान सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि बयानिए की जंग में भी भारतीय हवासों पर छाया हुआ है।